हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन थ्योरी पार्ट फर्स्ट को। इसके पहले हम लोग ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को पढ़ा है, जहां पर कि हम लोग ने सीखा है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनको कैसे अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस पर। उसी तरीके से हम लोग आज मोशन इन अ प्लेन की थ्योरी को कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मोशन इन अ प्लेन की थ्योरी का पार्ट सेकंड को करेंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोग की आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के पहले हम छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो अब देखिए हम लोग को आज क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जान लेते हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ए स्केलर बाय वेक्टर बाय ए स्केलर एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी कि बेसिकली जो हम लोग का मोशन इन अ प्लेन है उसको स्टडी करने के लिए जो हमारा एक मैथमेटिकल टूल है या फॉर्मुलेशन है वेक्टर्स का, उसको आज हम लोग को थ्योरेटिकल उसका जो भी बैकग्राउंड है उसको जानना है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोग ने इन सारी चीजों को पढ़ा है। यहां पर एज अ रिवीजन मैं इसको आपको करा रहा हूं, तो बहुत ज्यादा मैं डिटेल पर नहीं जाऊंगा। मैं बताऊंगा कि ये चीज होती है, अब वो कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई, इन सभी चीजों पर हम लोग बातें नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी is one whose specification is completed with its magnitude only. एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, या फिर कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसपे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत हो उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, वो हमारा कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। और अगर वेक्टर क्वांटिटीज की हम लोग बात करें तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसपे कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए ही जरूरत होती है। हमने उस पे अपने आप से कुछ नहीं किया, हमें जरूरत पड़ी, इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी उसको डिफाइन किया गया कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इस कारण से उसका इफेक्ट भी बदल जाएगा। जैसे कि फोर्स की अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई इस तरफ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस पर फोर्स, मान लीजिए कि उसका हमने मैग्नीट्यूड सेम रखा, इस डायरेक्शन पर लगाया तो उसका इफेक्ट जो होगा कुछ होगा। और अगर उसी फोर्स को हमने इस तरीके से लगाया तो उसका इफेक्ट दूसरा हमें दिखाई देगा। अगर उसी फोर्स को अगर हम लोग कहीं किसी और डायरेक्शन से लगाते हैं, मान लीजिए कि इधर से लगाते हैं, तो उसका इफेक्ट हमें अलग तरीके से दिखाई देगा। यानी कि हम नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमने बना रखा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट आती है तब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ता है उस क्वांटिटी के लिए। और ऐसी क्वांटिटीज हमारी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के अगर अब हम लोग बात करें तो एक ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन। ठीक है, तो यानी कि पोजीशन बताता है किसी एक ऑब्जेक्ट की किसी रेफरेंस के साथ। अब वो रेफरेंस कौन सा है, यहां पर हम लोग ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि एक वेक्टर ऐसा जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए किसी के रिस्पेक्ट में, और वो जो किसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा ओरिजिन। और वो भी किसका, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ने ले रखा है उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है या यहां रखा है। जैसे कि इस तरीके से अगर हम लोग ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया एक्स, वाई और जेड, तो इस पे जो हमारा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर रखा हुआ है, तो यहां पर हम लोग इस ओरिजिन से एक ऐसा वेक्टर बना सकते हैं जिसका कि एक कंपोनेंट हमारा किधर होगा, एक्स डायरेक्शन पर होगा, एक वाई डायरेक्शन पर होगा, और एक इधर ऐसे जेड डायरेक्शन पर होगा। ओके, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से लेकर जो इस पी पॉइंट तक हम लोग ने वेक्टर एक ड्रॉ किया है, एक जो वेक्टर बनाया वो हो गया पोजीशन वेक्टर। तो द वेक्टर विच टेल्स अस हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि यही इसी तरीके से हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ये एक्स, ये वाई और ये जेड है। अभी कोई पार्टिकल जो था वो इस
पोजीशन पर था, तो हमने ऐसे पोजीशन वेक्टर बनाया। अब ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया, लेट अस सपोज इस जगह पर, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा ऐसे हो जाएगा। तो ये दो पोजीशन थी, एक पोजीशन ये और दूसरी पोजीशन ये वाली बी वाली, मतलब ए वाली, और इधर ये बी वाली। यहां से जब हम लोग इस तरीके से एक वेक्टर बनाएंगे जो कि बताएगा कि पहले तो ये ऑब्जेक्ट ए पर था, अब बी में है, वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ऑब्जेक्ट कहां से लेकर कहां तक पहुंच गया। ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन ऑन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की, इस पे कि हम लोग किस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, अगर होती हैं तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, इन सभी चीजों को अब हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं जीरो वेक्टर से। तो एक ऐसा वेक्टर, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, उसको हम लोग जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर भी कहते हैं। इसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है इस वेक्टर का, इस जीरो वेक्टर का, वो ओवरलैप करता है। यानी कि जिधर से स्टार्ट किया, मान लीजिए कि कोई बॉल थी, वो ऐसे गई, इधर एक दीवार थी, इससे ये बॉल गई, इधर से टकराई और टकराकर इसी जगह पर वापस आ गई। तो अब हम लोग पूछें अगर कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम लोग बोलेंगे जीरो। बट इस बॉल ने मूवमेंट तो किया था ना, तो मूव यहां से ये गई, यहां से टकरा के वापस आई, बट जब हम लोग ने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम लोग कहेंगे जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहां पर इस जीरो को बोल सकते हैं कि एक जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं ना इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो रहे हैं, इसके ओवरलैप करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर को देखते हैं। तो अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर ऐसा जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट हो, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए की अगर जैसे हम लोग बात करें, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए कैप, ये जो ये साइन है ये वाला, इसको बोलते हैं कैप। अब यूनिट वेक्टर का जैसे हम लोग ने बात करी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो। इसका मीनिंग ये है कि हम लोग जैसे कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए वो वहां पर चेयर रखिए, आप जाकर बैठ जाइए। तो हम लोग ने क्या किया, ये जो अपनी फिंगर है इसका इस्तेमाल किया उसको पॉइंट आउट करने के लिए, यानी कि डायरेक्शन शो करने के लिए। एक्चुअल में ये फिंगर ये नहीं बताती कि वो कुर्सी कितनी दूर पर रखी है या जो चेयर है वो कितनी दूर पर रखा हुआ है, ये नहीं बताता, डिस्टेंस की बात नहीं करती है, ये सिर्फ बताती है डायरेक्शन। बट ये तो एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका खुद का एक यूनिट लेंथ है। तो इस तरीके के जो वेक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं और खुद का एक जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी में होता है, या तो 1 मीटर होगा, वो 1 सेंटीमीटर होगा, कुछ भी हो सकता है, बट होगा 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ और उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है अगर हमारा ए, ठीक है, ये जैसे आपको लिखा हुआ है, हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो, साइज छोटा होने की, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ये बोल्ड में लिखा है, जबकि ये बोल्ड में नहीं है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, तो इस ए वेक्टर को लिखा जा सकता है इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और साथ में उसके डायरेक्शन के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेक्टर होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसपे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है हमने चूज किया इस तरीके से, और जो उसके डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो है ये। तो उसी के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है ए कैप। जब कॉपी में लिखते हैं तो बोल्ड लेटर करके, या नोटबुक में होता है, बुक में होता है, तो इस तरीके से हम लोग बोल्ड लेटर, कॉपी में जब हम लोग लिखते हैं, जबकि मतलब खुद राइटिंग में लिख रहे हो, हाथों से लिख रहे हो, तो ये इस तरीके से वेक्टर बनाकर किया जाता है। ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, ये बन गया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो जैसे कि हमने देखा है कि जब भी हम लोग के पास
एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो उस पे आई जे के इन चीजों को डिफाइन कर रखा है हमने। तो वही जो आई जे के हैं हमारे, उन्हीं को ही हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसमें आई जे के होते हैं, जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, वाई की डायरेक्शन को और के की डायरेक्शन को, सॉरी जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये आई जे के। अगर हम लोग प्लेन पोलर में जाते हैं तो वहां पर यूनिट वेक्टर अलग होते हैं। अगर हम लोग स्फेरिकल पोलर में जाते हैं तो यूनिट वेक्टर अलग होते हैं। अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जाते हैं तो ये यूनिट वेक्टर अलग होते हैं। आगे चलकर आपको ये पता चलेगा। आपके जो सिलेबस में है वो ये है हमारे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये आई जे के, अगर हम लोग आई को डिफाइन करें तो ये आई हो जाएगा एक्स बाई एक्स, जहां पर की जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक वेक्टर को, और जो ये लिखा हुआ है ये इस एक्स के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी इस एक्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण से इस टोटल का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो गया। यानी कि अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो मान लीजिए कि जो x है वो कुछ वेक्टर ऐसा है, x वेक्टर ऐसा है ये, ठीक है, ये x वेक्टर है, और इस x वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है x। यानी कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स पे अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x और x कैप। तो अगर हमें इसके यूनिट वेक्टर को चाहिए तो x यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यही करते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया है, x डायरेक्शन पर उस यूनिट वेक्टर को नाम दे दिया, और वो है आई कैप। इस तरीके से हम लोग आई कैप को डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से जे कैप हो गया कि वाई बाई जो वाई डायरेक्शन पर वेक्टर होगा उसका उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन, के कैप इज इक्वल टू जेड बाई जेड। क्लियर। अब यहां पर आते हैं हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। क्या आते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स पर क्या होता है हमारे, कि दो वेक्टर हमारे पैरेलल हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर हम लोग पैरेलल की बात करें तो देखिए क्या होगा कि इस पे इनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। जरूरी नहीं है कि जो उनका मैग्नीट्यूड हो वो भी बराबर हो। यानी कि मान लीजिए कि जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन पर हैं, बट जरूरी नहीं है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वो हम लोग के कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो two vectors are said to be parallel if they have same direction but their magnitudes may or may not be equal। जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर भी हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तभी हम उनको पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। फिर आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर पे हम ये होता है कि एक वेक्टर अगर इस तरफ है तो दूसरा वेक्टर इस तरफ हो, और जरूरी नहीं है कि दोनों का जो हमारा मैग्नीट्यूड हो वो सेम हो। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो इस वेक्टर का हम लोग एक एंटी पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करके इस पे, कि मान लीजिए कि ये ए, अगर ये ए वेक्टर है तो इसका जो एंटी पैरेलल वेक्टर होगा वो हो जाएगा इस तरीके से, माइनस ए। क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा ए, ये वाला, और ये हो जाएगा माइनस ए, इसका जस्ट अपोजिट। फिर आते हैं कोलीनियर वेक्टर। क्या आते हैं? कोलीनियर वेक्टर। तो कोलीनियर वेक्टर एक ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। अब ये ऐसे टच भी कर सकते हैं या ऐसे भी हो सकते हैं, बट हैं दोनों एक ही लाइन पर। क्या है? दोनों हैं एक ही लाइन पर, यानी कि एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक ही लाइन पर दोनों मौजूद है। फिर आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई एक प्लेन है, कोलीनियर वेक्टर में क्या था, एक ही लाइन पे मौजूद वेक्टर्स जो थे उनको। अब कोप्लेनर वेक्टर है कि एक ही प्लेन में अगर दो वेक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि कोई वेक्टर ऐसा हो और दूसरा वेक्टर ऐसा हो, कैसे भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमें कोप्लेनर वेक्टर मिल सकते हैं। ओके, ये चीज। तो लेट सपोज कि अगर हमारा एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और हमें ये पता करना है कि ये दोनों कोप्लेनर हैं या नहीं, तो इनका एक तरीके से हमें ये देखना होता है कि इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर अगर कोई चीज निकल कर आ रही है जो कि इनके ऐसे निकल कर आएगी, वो इनके साथ डॉट प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोप्लेनर हैं या नहीं है। अभी हम जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तब इसको और डिटेल में बताएंगे।
अब बात आती है इक्वल वेक्टर्स की, तो दो वेक्टर हमारे इक्वल कहलाएंगे कब? जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, जैसे कि ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया, तो ये दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो गए, ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हमारे अगले इस पे क्या कहते हैं, अगले टॉपिक पर। तो यहां पर अब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। मान लीजिए अब हमारे पास क्या है कि दो वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण से हमें एक रिजल्टेंट मिल रहा है। तो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो होगा इस डायरेक्शन पर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे हमें पता चलता है, यानी कि अगर ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें इस तरीके से मिलेगा। अब अगर हमें इसका फाइंड करना है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो हम लोग इस r इज इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो कि होगा इसका मैग्नीट्यूड r हो गया, देखिए बोल्ड लेटर पर ये नहीं लिखा हुआ है, और अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। जहां पर जो ये थीटा है, थीटा ये जो यहाँ पर ये थीटा नहीं है, थीटा यहाँ पर एक्चुअली ये वाला होगा। ठीक है, तो जो ये थीटा है वो क्या ये थीटा हो गया, तो ये जो थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी और ए के बीच में कितना एंगल है, बी और ए के बीच में कितना एंगल है, ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब अगर हमें जो ये रिजल्टेंट है उसका ए के साथ कितना एंगल है वो पता करना है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा निकल कर आ जाएगा, यहां से हम लोग अल्फा फाइंड कर लेंगे, तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे पता चल जाता है और रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए हमें इस तरीके से पता चल जाता है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं अब यहां पर एक और लॉ आता है हमारा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि अभी पिछले वाले में हम लोग ऐसे रख रहे थे एक वेक्टर को और उसके बाद बी वेक्टर को ऐसे रख रहे थे और फिर रिजल्टेंट यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, हाँ या ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग ये जो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर को ऐसे रखते हैं और दूसरे वेक्टर को, ये जो पहला वेक्टर था हमारा, इस वेक्टर के जो ये टेल थी उस पे दूसरे वेक्टर के टेल को ऐसे टच कर देते हैं और ये ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो यहां से फिर ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन इधर बनाते हैं, डॉटेड डॉटेड लाइन इधर बनाते हैं, तो ये जो बीच में डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस बने, अब ये जो पैरेललोग्राम बन गया है, ये बन गया ना एक पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल ऐसा होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर को ए और बी के। तो मान लीजिए अब यहां पर अगर हमने पी वेक्टर्स मान रखे कि इधर वाला जो है वेक्टर वो पी है, ओके, मान लीजिए कि ये इधर पी है और इधर क्यू है। ठीक है, ये तो इधर पॉइंट इधर ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मान लीजिए कि ये पी और क्यू दो वेक्टर्स हैं, बोल्ड में क्योंकि ये, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये वो हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। यहां से ये मिल जाएगा हमें tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और यहां से अगर हम लोग tan बीटा निकालना चाहें तो ये निकल कर आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, ये दो चीजें निकल कर आ गई, tan अल्फा और ये tan बीटा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब हम और इस पे देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है कि सब्ट्रैक्शन कोई अलग से हमें नहीं करना, सब्ट्रैक्शन एक स्पेशल केस होता है एडिशन ऑफ वेक्टर का। तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है इसमें हम लोग निगेटिव वेक्टर वाली जो डिफिनीशन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर दो वेक्टर्स जो निकल कर आते हैं उनको ऐड करते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा मकसद जो है वो ये है a माइनस बी करने का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस ब्रैकेट में माइनस इस तरीके से b। यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर कोई b और हमें इनको
सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि a माइनस बी अगर फाइंड करना है तो b का हम निगेटिव वेक्टर फाइंड करेंगे, जो कि हो जाएगा कुछ ऐसा। b का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा कुछ ऐसा, फिर हम इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पता चल जाएगी, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर ये कर भी रखा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में माइनस b। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है वो स्पेशल केस ऑफ एडिशन है, जहां पर कि हम लोग एक वेक्टर को उसके निगेटिव वेक्टर के टर्म्स पर लिखकर सॉल्व करते हैं। तो दस वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज रियली ए स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। द ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू वेक्टर इज शोन इन द फिगर। मान लीजिए कि जो ए है हमारा वो ऐसा है, और जो बी था वो कुछ ऐसा था, तो इस बी का मतलब कुछ ऐसा डॉटेड डॉटेड करके ऐसे बना है बी, उस बी का हमने ले लिया यहाँ पर निगेटिव, तो ये माइनस बी हो गया। तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए दे रखा है डॉटेड कि ऐसा कुछ रहा होगा बी, उसका निगेटिव ले लिया तो ये हो गया माइनस बी। ये हो गया ए के बाद ए के अब जो हेड है, हेड से माइनस बी के टेल को पुट कर दिया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ए की टेल और माइनस बी के हेड पर ऐसे ए माइनस बी बन जाएगा। अब अगर हमें थीटा फाइंड करना है ए और बी के बीच में, मतलब अगर हमें थीटा पता है कि ए और बी के बीच में अगर थीटा एंगल है हमारा, तो जो उसका रिजल्टेंट है उसको हम लोग निकाल सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी, यानी कि वही रिजल्टेंट है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा निकल कर आ जाएगा। अब लेट अस सपोज कि एक कोई हमारे पास इतने ढेर सारे वेक्टर्स हैं कि जो किसी पॉलीगॉन के एन साइड को बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जब हमारे कोई एक वेक्टर हो जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसा है वेक्टर, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तीसरा वेक्टर ऐसा है और चौथा वेक्टर ऐसा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। कैसे? ये जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने पर, और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। आप किसी भी तरीके का पॉलीगॉन बनाएं और किसी भी एन साइड का पॉलीगॉन बने, अगर उस पे हर एक साइड पर उन वेक्टर्स की वजह से पूरा एक पॉलीगॉन हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है एन साइड का, चाहे वो ट्राइंगल बने, स्क्वायर बने, पेंटागन, हेक्सागन, कैसा भी बने, बट अगर हर एक साइड पर वो चीज हमारे वेक्टर्स से फिल्ड है, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो हमारा जीरो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मान स्केलर जैसे कि 1 2 3 4 5, इन सभी चीजों से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है अगर किसी वेक्टर को, तो क्या होता है इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हम लोग ने स्केलर नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 3a होगा। यानी कि अगर ये a है और हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a, उसके बाद 2a, उसके बाद यहां पर 3a, यानी कि इतना लंबा हमारा एक वेक्टर बन जाएगा, इसका 3 गुने लंबाई का। तो रिटन एज 3a इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स दैट ऑफ a। जो a का था उससे 3 गुना मैग्नीट्यूड का वो वेक्टर बनेगा, पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज ए। जैसे ए का डायरेक्शन है उसी तरफ ही हमारा ये पॉइंट आउट होगा। तो इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाई स्केलर -3, मान लीजिए कि हमने अब स्केलर क्या ले लिया, -3 ले लिया, तो इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन पर 3 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर हमने इस पे -3 का मल्टीप्लाई किया तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ऐसे, और इस पे फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन पर, बस। तो इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाई स्केलर -3, द रिजल्ट इज -3a, अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स दैट ऑफ ए, पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ए बिकॉज ऑफ निगेटिव साइन। ये होता है हमारा किसी स्केलर का मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं किसी वेक्टर के साथ, पॉजिटिव हो या निगेटिव, ऐसा हो जाता है। अब हम लोग बात करें अगर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की, यानी कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। तो ये अब क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज अगर हम लोग देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी कि जिसके करस्पॉन्डिंग है वो है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाएगा, ठीक है। यहां जैसे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है वैसे ही उसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए चाहे वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए, जैसे कि इसको यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलिए।
इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ऐसे लिखा जाएगा ए डॉट बी, और इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ए के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करिए बी के मैग्नीट्यूड के साथ, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस थीटा ले लीजिए। ये क्या होता है हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर इधर ए है और दूसरा वेक्टर इधर बी है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इस बी का इस ए की डायरेक्शन पर कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, और फिर हम ए और बी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिससे कि हमें ए बी कॉस थीटा मिल जाता है। इसी के अपोजिट भी हम लोग सोच सकते हैं कि ए का बी की डायरेक्शन पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा और बी का जब हम लोग उसके मतलब मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो आप चाहे बी का ए की डायरेक्शन पर कंपोनेंट निकाल कर उन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, चाहे ए का बी की डायरेक्शन पर कंपोनेंट निकालकर बी से मल्टीप्लाई करिए, दोनों सेम चीज हमें मिलेंगी, और ये ऐसे डिफाइंड होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है देख लेते हैं। ये कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, यानी कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं। फिर अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स की बात करें, जैसे कि हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जो यूनिट वेक्टर्स है, तो ए आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब दोनों ही सेम डायरेक्शन पर है, तो जो एंगल थीटा होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि आई डॉट आई अगर हम लोग करते हैं, आई डॉट अगर आई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 × 1, और कॉस थीटा की वैल्यू, यहां पर थीटा क्योंकि 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी, यानी कि 1 × 1 × 1, यानी कि यूनिट वेक्टर्स का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और वो भी ऐसे यूनिट वेक्टर जो कि सेम ही हो, तो उनका निकल कर आता है हमारा जो वैल्यू होता है 1, यानी कि आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे के डॉट के, ये हमारा 1 के बराबर होगा। मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं हमारे ए और बी, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी जो होता है वो इनका निकल कर आता है 0। कैसे? ए डॉट बी अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो ए बी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि 0 हो जाएगा। इसी कारण से अगर हमारे पास आई और जे का डॉट प्रोडक्ट हमसे लेने के लिए कहा जाए, या जे डॉट के करने के लिए कहा जाए, या के डॉट आई, तो क्योंकि ये सब 90 डिग्रीज पर है, ए 90 डिग्रीज टू जे होता है, जे 90 डिग्रीज टू के होता है, के 90 डिग्री टू आई होता है, जिस कारण से इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे अब हमारा आता है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो होता है उसको हम लोग ए क्रॉस बी से लिखते हैं, जो कि हमें एक तीसरा वेक्टर देता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि हमें एक वैल्यू देता है वो निकालकर, जबकि यहां पर ए क्रॉस बी सिर्फ मैग्नीट्यूड न देकर उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी देता है, यानी कि एक नया वेक्टर दे देता है। ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर देता है, जिसका कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो सी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी, या फिर कह लीजिए सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए बी साइन थीटा, जहां पर थीटा जो होगा वो ए और बी के बीच का एंगल होगा। बिकॉज ऑफ नोटेशन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि जो वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी को देता है। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे कि ए क्रॉस बी लिखा हुआ है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो सी इधर निकल कर आएगा, और जब बी क्रॉस ए करेंगे तो वो नीचे एक वेक्टर देगा, तो वो दोनों बराबर नहीं होते। बट हाँ, अब ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी अगर हमने किया तो ऊपर निकल कर आया, और बी क्रॉस ए किया तो नीचे निकल कर आया, यानी कि ये जो दोनों वेक्टर हैं अपोजिट डायरेक्शन पर है, तो उनको हम लोग माइनस से रिलेट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, जैसे कि ए क्रॉस बी प्लस सी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज गिवन बाई ए क्रॉस ए, जिससे कि ये 0 हो जाएगा। अब क्योंकि दो वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल हैं,
और उनका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो कैसे हो जाएगा, 0। यानी कि हम ऐसे क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। ए क्रॉस ए करने का मतलब ए क्रॉस ए, हम कहीं हाथ को मोड़ ही नहीं पा रहे, यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट रूल होता है उसको हम लोग अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, तो ए क्रॉस ए हमारा 0 निकल कर आ जाएगा। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर? ये बिल्कुल अलग होता है डॉट प्रोडक्ट से, देखने में एकदम अलग है और प्रॉपर्टीज भी इसकी डिफरेंट होती हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज गिवन एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा, जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90, और यहाँ पर एन कैप उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू 1 हो जाएगी तो ए बी एन कैप हो जाएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप। ये तब के लिए जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो, अगर उनके बीच में जरा सा भी कोई एक एंगल बना हुआ, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, उनके बीच का एंगल हमारा थीटा है, तो ये जो ए क्रॉस बी निकल कर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे ए बी साइन 90 और ये एन कैप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है, ये और ये, तो इनका अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अब क्योंकि ये एक वेक्टर ये खुद आई जे के टर्म्स पे लिखा है और ये जो बी वेक्टर है वो आई जे के टर्म्स पे लिखा हुआ है, तो हम जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, जो कि हो जाएगा आई जे के, और यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग जो डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका होता है उसको अप्लाई करके इसको ओपन कर लेंगे। क्लियर? अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे की बात आती है, तो आई क्रॉस जे जब करते हैं तो हमें मिलता है के। जब हम लोग आई क्रॉस के करते हैं तो मिलता है माइनस जे, जब के क्रॉस आई करते हैं तो मिलता है जे। ये इस तरीके से हमारा साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा यहां पर वो कितना हो जाएगा, एक इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये थोड़ी सी इससे हल्का सा नेक्स्ट स्टेप है ये। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब कभी भी हमें इस तरीके से दिया रहता है तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रूल कहलाता है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा अगर वेक्टर हैं और तीनों का इस तरीके से हमारा मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हम लोग लिख देते हैं बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। इसको जैसे बोल रहे हैं ना, बक कब बैक कैब, ठीक है, इस तरीके से बी ए सी ए बी, कैब कैब सुना होगा आप लोगों ने, तो बैक कैब। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग जो भी हम लोग ने आज लेक्चर में पढ़ा है उसको देख लेते हैं एज अ समरी। तो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं ये जाना, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग ने पढ़ा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, ये एक स्पेशल केस होता है वेक्टर एडिशन का, ये भी जाना। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग ने देखा कि अगर सिर्फ और सिर्फ किसी स्केलर के साथ हम लोग किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर उसी की डायरेक्शन पर ये पॉजिटिव नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड को वो 3 गुना 4 गुना जितना भी हम लोग ने मल्टीप्लाई किया होगा वैसा हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन पर बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग डिवीजन करते हैं किसी स्केलर से तो उसकी क्वांटिटी जो होती है वो घट जाती है। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है ए, उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो ये उसका जो मैग्नीट्यूड है वो घट जाएगा, डायरेक्शन तो वैसी ही रहेगी बट उसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहां पर हम लोग ने दो तरीके के वेक्टर्स प्रोडक्ट को पढ़ा, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने अपने आज के डिस्कशन में पढ़ा। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।